हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म माई डी यूनिवर्सिटी पे। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर, जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए COM 107 लेके अवेलेबल है। तो इस पेपर में हम 2021 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, ताकि जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका 107 का पेपर है उनकी तैयारी अच्छी हो पाए। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनपीए जो होता है क्या होता है। तो कह रहा है कि नेट परफॉर्मिंग एसेट, बी होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सी कह रहा है नेट प्रॉफिट एक्सेप्टेंस और डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो एनपीए का मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट एसेट या नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अगर हम आपको क्लियरली कहते हैं कि इसका डायरेक्ट आंसर होगा कि इसका क्या होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन करें केसीसी इज, व्हाट इज केसीसी। तो केसीसी इज वेरी, मतलब आपको पता ही है अगर जो लोग किसान परिवार से आते हैं, केसीसी एक किसान कार्ड को कहते हैं। ठीक है, बैंक केसीसी पे किसानों को एक निश्चित, जो केसीसी होता है ये किसानों को एक निश्चित अमाउंट की राशि स्वीकृत करता है उनके खेत और उनके संपत्ति, जो उनकी ज़मीनें होती हैं, उनकी संपत्ति, स्पेशली उनकी कृषि भूमि पर। तो केसीसी को क्या कहते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, चलिए प्लास्टिक मनी क्या है। अब ये स्टूडेंट्स, ये जो तीसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज डेबिट कार्ड, सॉरी व्हाट इज प्लास्टिक मनी। तो ऑप्शन कह रहा है डेबिट कार्ड, बी कह रहा है क्रेडिट कार्ड, सी कह रहा है एटीएम कार्ड एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो मैं तो कह दूंगा डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो ये तीनों जो है वो आपके क्या है, प्लास्टिक मनी ही है। मुझे तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है, लेकिन इनमें से होना चाहिए था कि इनमें से सभी ऑप्शन बन गया, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से ये तीनों ही राइट आंसर है। आप किसी को भी टिक कर सकते हैं। जो डेबिट कार्ड है वो भी है, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड भी है और एटीएम कार्ड भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है केवाईसी। अब देखिए बैंक में आप जाते हैं, आपके पैसे नहीं आते हैं, या बैंक में किसी के कारण आपके खाते से राशि नहीं हस्तांतरित होती है, या आपका वेरिफिकेशन बहुत पुराना हो जाता है, तो बैंक क्या करता है, आपसे केवाईसी का फॉर्म भरवाता है। और केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, नो योर कस्टमर। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है डेबिट कार्ड मीन्स। डेबिट कार्ड का क्या मतलब होता है। अगर हम बात करें कि डेबिट कार्ड का क्या अर्थ है, तो कहता है डेबिट मतलब आप डेबिट कार्ड है यानी तुरंत, पे नाउ, राइट आंसर इज पे नाउ, अभी भुगतान करें। डेबिट कार्ड का क्या मतलब होता है, अभी भुगतान करें, पे नाउ। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर चेक। बैंकर चेक क्या है, तो कह रहा है बैंकर चेक इसमें से कौन है। तो कहता है डिमांड ड्राफ्ट यानी मांग मसौदा, बी कह रहा है डेबिट कार्ड यानी डेबिट कार्ड, सी कह रहा है पे ऑर्डर यानी भुगतान का आदेश, और डी कह रहा है फिक्स डिपॉजिट। तो डी जो डिमांड ड्राफ्ट, सॉरी जो एक क्वेश्चन है कि बैंकर ड्राफ्ट का चेक क्या होता है, तो बैंकर चेक हम आपको स्टूडेंट्स बता दें कि उसको डीडी, शॉर्ट फॉर्म में डीडी, और इसको मांग मसौदा कहा जाता है। ठीक है, तो बैंकर चेक जो होता है वो क्या होता है, मांग मसौदा या डिमांड ड्राफ्ट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर ए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन करा है यूनिट बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। अब यूनिट बैंकिंग को बात करें तो यूनिट बैंकिंग को ब्रांच बैंकिंग कहते हैं, कि स्पेशलाइज्ड बैंकिंग कहते हैं, कि लोकलाइज्ड बैंकिंग कहते हैं, कि डी नन ऑफ दी। तो अगर हम बात करें कि यूनिट बैंकिंग जो होता है वो स्थानीयकरण बैंकिंग यानी लोकलाइज्ड बैंकिंग को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, CRR। अब CRR क्या होता है, तो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैं क्वेश्चन आपको कहूंगा कि आप प्रिपेयर करके भी अच्छे से, मतलब सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाइएगा। ये एक सैंपल हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर कर रहे हैं कि किस तरह के, तो ये जो होता है कैश रिजर्व रेशियो को CRR कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है माई डी यूनिवर्सिटी, अगर आप को अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है या लगता है कि सर का कोई आंसर गलत है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम, चूंकि मैं आपके कॉमर्स का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये पेपर हमने एक कॉमर्स के एक्सपर्ट से की मदद से सॉल्व किया है। तो अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप तुरंत बेझिझक मुझे कमेंट में नीचे लिखिए, हम आपको उसका ऑथेंटिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह और वीडियो करता रहूँ, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए, ताकि इससे और स्टूडेंटों का भी बेनिफिट हो सके और हम चैनल का एक नया मान प्रतिष्ठान स्थापित हो सके। चलिए आगे कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए फ्री एजुकेशन और फ्री सैंपल पेपर्स ये सब प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि किस तरह के पेपर आते हैं, तो उनका पेपर अच्छा हो सके। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। डियर स्टूडेंट, 9वां क्वेश्चन करें, निफ्ट क्या होता है। आप देखिए बैंक में जाते हैं, बैंक में RTGS होता है, निफ्ट होता है, तो यहाँ पे पूछ लिया निफ्ट क्या है। तो कह रहा है कि निफ्ट का तात्पर्य है,
तो अगर इसका राइट आंसर कह रहे हैं तो ये क्या होगा, जो ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि नेशनल इकोनॉमिक फ्री, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है नेशनल इकोनॉमिक फंड, नेशनल इकोनॉमिक फ्री ट्रांसफर, नेशनल इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर और डी। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो ऑप्शन आपका सी है, ये राइट आंसर है। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट, अब जो छात्र वाणिज्य संकाय के प्रथम सेमेस्टर के हिंदी मीडियम के भी छात्र हैं, स्टूडेंट्स में बताऊंगा थोड़ी थोड़ी इंग्लिश को आप सीखते रहिए। ठीक है, अगर आप हिंदी में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल, लेकिन आप इंग्लिश के शब्दों को सीखते रहिए। बैंकिंग में बिना इंग्लिश शब्दों के बैंकिंग करना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आरटीजीएस। मैंने आरटीजीएस की बात की, तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? अब बिना मैं आपको सारे ऑप्शन को समझा मतलब पढ़े डायरेक्ट बता रहा हूँ। आरटीजीएस क्या कहते हैं? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये क्या होता है? रियल टाइम में, यानी एकदम ऑन स्पॉट, रियल टाइम मतलब एक निश्चित समय में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक समय में रियल टाइम को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सीबीएस स्टैंड फॉर। सीबीएस के इसको कहता है, अभी देखिए फुल फॉर्म्स खूब पूछे गए और फुल फॉर्म आप देख के जाएंगे। ठीक है, तो सीबीएस जो होता है, सीबीएस का फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर जो ऑप्शन बी है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीएस। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो मतलब पेपर काफी अच्छा पेपर है आपका, और इससे मिलते जुलते प्रश्न, और ये सारे प्रश्न आप तैयार करके पेपर में अपीयर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, विच बैंक इज नोन एज बैंकर्स बैंक। अब देखिए बैंकरों का बैंक यानी बैंकों का बैंक क्या है? तो बैंकों का बैंक सीधे ऑप्शन आपका आरबीआई है। ठीक है, इसका राइट आंसर है आरबीआई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? तो डियर स्टूडेंट सीधे मैं बता दे रहा हूँ, जो अगर हेड ऑफिस की बात करें आरबीआई के, तो ये मुंबई में है, डायरेक्टली इट इज सिचुएटेड इन मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये भी क्वेश्चन मैं सीधे आपको बता दे रहा हूं, इसका राइट आंसर है शशिकांत दास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है हेड ऑफिस ऑफ एसआईडीबीआई। हेड ऑफिस कहां है एसआईडीबीआई का? जो तो कह रहा है कि जो ये ऑप्शन ए कर रहा है लखनऊ में, बी कर रहा है गोरखपुर में है, सी कर रहा है मुंबई में, डी कर रहा है चेन्नई में। भैया गोरखपुर देख के, गोरखपुर वाले अगर आप हैं तो बिल्कुल भावुक मत हो जाएगा, उसको गोरखपुर मत करके आ जाएगा। ठीक है ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कि ये लखनऊ में है। ये कहाँ पे है? ये लखनऊ, हेड क्वार्टर ऑफ एसआईडीबीआई वो लखनऊ में है। ये स्टूडेंट्स आप दिखाऊंगा कि आप एसआईडीबीआई का फुल फॉर्म चेक करिए और याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्न कह रहा है इन विच ईयर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब हुआ था? 1949 में पास हुआ था। ठीक है, 1949 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन करा, विच बैंक इंजॉयज मोनोपोली पावर ऑफ द नोट इशू। यानी किस बैंक को नोट जारी करने की एकाधिकार शक्ति प्राप्त है? तो क्या कहेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे ये जो नाबार्ड है ये इसका राइट आंसर नहीं है, वाणिज्य बैंक ये भी नहीं है। जो डी और सी, सेंट्रल बैंक को इशू नहीं है कि वो नोट जारी कर दे। नोट तो बस कौन जारी कर सकता है? इसमें से कोई नहीं होगा। नोट तो बस स्टूडेंट्स आरबीआई जारी करता है। ठीक है, आरबीआई हैज अथॉरिटी टू रिलीज द न्यू नोट करेंसी। अगला प्रश्न कर रहा है किस बैंक को नोट जारी करने की, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस बैंक को नोट जारी करने की एकाधिकार शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन ए करा नाबार्ड, बी करा वाणिज्य बैंक, सी करा केंद्रीय बैंक, डी करा इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स जो ये सारे ऑप्शन है, ये तीनों ऊपर के तीनों ऑप्शन, इनको भी नहीं प्राप्त है, इनको भी नहीं प्राप्त है और इनको भी नहीं प्राप्त है। राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ आरबीआई को प्राप्त है कि वो बैंक का करेंसी इशू कर सकता है, नोट इशू कर सकता है। ठीक है, तो सिर्फ आरबीआई करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक का कार्य नहीं है? विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ बैंक। तो बैंक का एक कार्य नहीं है, तो बात करें टू एक्सेप्ट डिपॉजिट करा यानी जमा स्वीकार करने के लिए, बी करा टू वेव लोन, वेव मतलब होता है माफ कर देना, तो टू वेव लोन ऋण माफ के लिए, टू ग्रांट एडवांस अग्रिम यानी आपको लोन देने के लिए, तो कह रहा है टू सप्लाई इनपुट फार्मर, किसानों को इनपुट की आपूर्ति करने के लिए, तो किसानों को सूचना इनपुट की आपूर्ति करने के लिए। तो बैंक का कार्य क्या नहीं है कि अग्रिम टू ग्रांट एडवांस, एडवांस दे देता है। बैंक क्या कर देता है? एडवांस देता है लोन के रूप में। ठीक है, इनपुट प्रदान करना नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रांट एडवांसेस अगर ये लोन को ही कह रहा है ना, तो अभी ये मानेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है। टू सप्लाई इनपुट कभी कभी, क्योंकि बैंक किसानों की मदद भी करते हैं कि क्या स्कीम आई है, क्या आएगा, तो इस हिसाब पे देखें तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर सी वाला, जो पहले तीनों सही होंगे, खास करके सी तभी सही होगा जो ये अग्रिम दे रहा है, ये लोन के रूप में दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि द मीन्स द क्वाइन इन इंडिया, यानी भारत में सिक्कों की ढलाई क्या होती है? तो टकसाल जो है तो सिक्कों से ढलाई के से रिलेटेड काम को है, और ये कौन करता है? ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत होता है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के। आईएफएससी क्या है? अब बैंक में आपके खाते में इसको कराते हैं ना, जाते हैं अपने आईएफएससी कोड को ठीक कराते या सही भरते हैं स्कॉलरशिप में, तो आईएफएससी कोड क्या है? तो ये 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, और ये क्या होता है? ये हर बैंक के ब्रांच का अपना आईएफएससी कोड होता है। ठीक है, तो ये जो भी है हर बैंक का अपना आईएफएससी कोड होता है, और आईएफएससी कोड होता है, और ये 11 कैरेक्टर का होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए।
जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है। ठीक है, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएलआर, एसएलआर किसको कहते हैं, एसएलआर क्या है? एसएलआर का फुल फॉर्म की बात करें तो अगर स्टूडेंट्स सीधी सी बात एकदम ध्यान से देखिए कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को ही एसएलआर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है अ चेक बियर्स द डेट अर्लियर देन द डेट ऑन विच इट प्रेजेंटेड टू बैंक इज कॉल्ड। डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर ब्लर है, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक अ चेक बियर्स अ डेट अर्लियर देन द डेट ऑन विच इट इज प्रेजेंटेड टू बैंक इट इज कॉल्ड, यानी एक चेक पर जिस दिन बैंक को प्रस्तुत किया जाता है उससे पहले की तारीख पड़ी हो वो क्या कहलाता है? तो ऐसा चेक क्या कहलाता है? एंटीडेटेड चेक कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटीडेटेड चेक, यानी पूर्व दिनांकित चेक की श्रेणी में चेक आता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कैंसिलेशन ऑफ चेक इज नोन एज। अब देखिए कैंसिलेशन क्या होता है चेक का, इसको क्या कहा जाता है? कैंसिलेशन कैसे होता है डियर स्टूडेंट? जब चेक के ऊपर आप चेक को भरा और ऐसे दो लाइन पैरेलल लाइन को खींच दिया जाता है, पैरेलल लाइन, और ड्राइंग टू पैरेलल लाइन की चेक फिर से किसी द्वारा यूज नहीं किया जाए, तो इस तरह से चेक का कैंसिलेशन होता है। तो यानी डबल रेखांकन, जो ऑप्शन सी है आपका, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, डबल क्रॉसिंग। ठीक है, टू पैरेलल स्ट्राइकिंग लाइन के थ्रू इसको किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है द प्रोसेस ऑफ बीइंग विथ बैंक लेंडिंग मनी आउट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। कह रहा है द प्रोसेस डैश बिगिंस विथ बैंक लेंडिंग मनी आउट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, यानी वो प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है के द्वारा मतलब डैश प्रक्रिया द्वारा बैंक प्राथमिक जमा राशि को उधार देने से प्रारंभ होती है। तो ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है कि जो मतलब ये साख निर्माण यानी क्रेडिट क्रिएशन इसको के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये वो प्रक्रिया क्या है? क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, राइट आंसर इज क्रेडिट क्रिएशन यानी ए, साख निर्माण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है डीआईजीसी रेफर टू। डीआईजीसी मतलब क्या? डीआईजीसी की बात करें तो डीआईजीसी जो रेफर करता है वो कहता है डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन, जो ऑप्शन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी है कि डीआईजीसी जो रेफर करता है डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर आपका डी है। फिर ये जो है ये 5 लाख का कवर ये देता है। डीआईजीसी क्या करता है इसमें, मतलब ये एक कवर को देता है। ठीक है, ये 1961 में ये जो 1961 में ये डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन को इंप्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। ठीक है, चलिए अगर 1961 याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन मैं यहीं पे आपको बता दें 1961 में किया गया। ठीक है, चलिए डीआईजीसी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रेस्टेटमेंट पॉलिसी इज इंटेंडेड टू कवर द डैमेज और लॉसेस रिस्पेक्ट ऑफ। कह रहा है कि एक रिस्टेटमेंट पॉलिसी जो क्या करती है, यानी बहाली, जो किसी डैमेज पॉलिसी को कवर करती है, यानी हिंदी में पढ़ देता हूँ कि बहाली नीति का उद्देश्य डैश के संबंध में क्षति या नुकसान को कवर करना है। तो देखिए अगर हम बात करें जो रेस्टेटमेंट पॉलिसी है तो ये अचल संपत्तियों, वाहन, ये तो हो तो सकता है, लेकिन हम लोगों को जो समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन हमको लगता है कि ये जीवन को कवर करता है, लाइफ को ज्यादा कवर करता है, संपत्तियों को भी कवर कर सकता है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जो अचल संपत्तियां, कहने का मतलब है अचल संपत्ति नहीं कहेंगे, लेकिन ये जीवन को कवर करता है। अगर मुख्यतः ये कहें तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है इससे राइट आंसर डी होना चाहिए, बिकॉज ये जो पॉलिसी होती है रेस्टेटमेंट यानी बहाली नीति का उद्देश्य होता है कि जैसे कोई पॉलिसी आपकी टूट जाती है या पॉलिसी आप कैरी नहीं कर, सॉरी ये गलत बोल गया, ये पॉलिसी होती है जब आप किसी एक चीज को बचाने के लिए दो अलग पॉलिसी लेते हैं सेम चीज के लिए, यानी आपको मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो आपने 2 लाइफ इंश्योरेंस लिया है, लेकिन और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख 3 लाख 4 लाख का है तो आपको जो रिटर्न मिलेगा ये नहीं कि आप 1 से 3 लाख ले लिया, दूसरे से भी 3 लाख ले लिए, जितना मिलना चाहिए आपको एक ही पॉलिसी का आप यूज कर पाते हैं और उसमें सुविधाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, मैं एक बात दे रहा हूं कि दोनों 5 और 4 देंगे तो जितना आपका डैमेज हुआ है उससे ज्यादा पॉलिसी आपको कवर भी नहीं देगी और दोनों पॉलिसियों से आप एक साथ कवर भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये इस तरह की पॉलिसी होती है कि सुविधा अनुसार जैसा लॉस होता है, थोड़ा उसमें कम टर्म्स एंड कंडीशन होता है, तो जैसा लॉस होता है उस पॉलिसी के अंतर्गत कोई पॉलिसी किन्हीं बिंदुओं को कवर करता है और दूसरा पॉलिसी उसी की पॉलिसी करता है, लेकिन कुछ और बिंदुओं को या कुछ और एडवांटेज के साथ कवर करता है। तो लोग किसी में कुछ कवर होता है, किसी में कुछ कवर होता है, तो लोग दोनों पॉलिसियों को लेते हैं और वो सेम को कवर करता है। तो आप दोनों को एक साथ नहीं क्लियर कर सकते और जितना आपका लॉस हुआ है उससे ज्यादा मनी आप उससे रिकवर भी नहीं ले सकते, जो होता है दोनों से नहीं करा सकते। तो इस तरह की ये पॉलिसी होती है, तो मेरे हिसाब से लाइफ से डील करता है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है द प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इज, अ प्राइमरी रिलेशन बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इज डेब्टर एंड क्रेडिटर। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी आपका कह रहा है कि डेब्टर एंड क्रेडिटर यानी क्रेडिटर, तो ये राइट आंसर है। जो रिलेशनशिप कहलाता है वो क्या कहलाता है कि द प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड क्या होता है, डेब्टर एंड क्रेडिटर। ठीक है,
लेनदार और देनदार का जो है ये भी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इन द केस ऑफ अ चेक द ड्रॉई विल ऑलवेज बी स्पेसिफाइड विथ हुम द ड्रॉवर कीप एन अकाउंट। कह रहा है कि जैसे चेक के मामले में यानी जो अदा करता है, जो देना वाला है, हमेशा एक जो होता है वो ड्रॉवी विल ऑलवेज बी स्पेसिफाइड बैंकर विथ विल बी स्पेसिफाइड। तो कह रहा है कि इन केस ऑफ चेक द ड्रॉई विल ऑलवेज बी स्पेसिफाइड डैश विथ हुम द ड्रॉई कीप इन अकाउंट। तो कह रहा है चेक के मामले में अदाकर्ता हमेशा निर्दिष्ट होगा जिसके साथ आहर्ता खाता रखता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखिए, अगर क्वेश्चन को हम देखिए, क्वेश्चन बहुत क्लियर भी नहीं हो पा रहा है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस ऑफ अ चेक द ड्रॉई विल ऑलवेज बी स्पेसिफाइड। अगर चेक के मामले में जो ड्रॉई है यानी जो देने वाला है, जो आपको क्लियर करता है, चेक को क्लियर करता है, वो जो चेक आपको मनी देता है, तो वो ऑलवेज बी स्पेसिफाइड विथ हुम द ड्रॉवर कीप एन अकाउंट। तो वो क्या होना चाहिए, वो स्पेसिफाइड बैंकर होना चाहिए। अगर ये इस तरह से बात करें तो वहां पे मेरे हिसाब से तो आप बैंकर कर सकते हैं। वैसे अगर हम कहते और दूसरे अगर सेंस में बात करें तो यहाँ पे कस्टमर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल हम रखते हैं। ठीक है, लेकिन कई लोगों को थोड़ा सा इसको हम लेके हम लोग बहुत सर्टेन है, लेकिन कई लोगों ने ग्राहक को भी माना है कि ये आंसर सही हो सकता है। ठीक है, इंडोर्समेंट फैसिलिटीज यानी कह रहा है इंडोर्समेंट फैकल्टी बेचान को सुगम बनाता है। यानी इंडोर्समेंट किसको सुगम करता है, सेलिंग को, ट्रांसफरेबिलिटी यानी हस्तांतरण को, सी बाइंग को, डी नन ऑफ दीज को। तो ये जो इंडोर्समेंट पॉलिसी होती है ये हमेशा जो हस्तांतरण यानी जो आपका ट्रांसफरेबिलिटी होती है इस पे काम करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इसको कवर करती है, इसको सुगम बनाती है। फैसिलिटेट मतलब उसके लिए उसको और आसान कर देती है हस्तांतरण को यानी ट्रांसफर को, जो इंडोर्समेंट फैसिलिटीज होती है। ठीक है, अगला प्रश्न करा प्रिंसिपल ऑफ डैश रेफर्स टू द सेंडिंग ऑफ लॉस अमॉन्ग द को इंश्योरेंसर। यानी कह रहा है कि प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल मतलब वो सिद्धांत जो हम वह मतलब इसको पढ़ देता हूं इस तरह से, वह का सिद्धांत यानी वो कौन सा सिद्धांत है, सब बीमाकर्ताओं के बीच नुकसान बंटवारे को संदर्भित करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अप्लाइज व्हेन क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ रेफर्स टू द सेंडिंग ऑफ लॉस अमंग द को इंश्योरेंसर। तो ये क्या करता है, इंडेमिनिटी। ये किसको कवर करता है, इंडेमिनिटी यानी क्षतिपूर्ति को, यानी क्षतिपूर्ति का जो ये इंडेमिनिटी का जो ये प्रिंसिपल है, तो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत सब बीमाकर्ताओं के बीच नुकसान या बंटवारे को संदर्भित करता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, ओके। चलिए 31st क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिलीवरी ऑफ बैंक सर्विस टू द कस्टमर एट हिज ऑफिस और होम बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। अब कह रहा है कि आप घर बैठे जो बैंकिंग कर पाते हैं, जो ई सर्विस कर पाते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट की सहायता से और चीज़ों की सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक सहायता से घर बैठे जो बैंकिंग कर देते हैं यानी लेन देन जो करते हैं, वो क्या कहलाता है। तो अगर मैं सीधे कहूँ तो ये क्या कहलाता है, ये ई बैंकिंग कहलाता है। द राइट आंसर विल बी ई बैंकिंग, ऑप्शन सी। ठीक है, ई बैंकिंग। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसको ई बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्चुअल बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज। अब वर्चुअल बैंक को क्या कहा जाता है, वर्चुअल बैंक को मोबाइल बैंकिंग, कह रहा है कि मोबाइल बैंकिंग नहीं, ए करा इंटरनेट बैंकिंग, बी करा होम बैंकिंग, सी करा मोबाइल बैंकिंग, डी करा नन ऑफ दी। तो जो इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग है बहुत थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसका राइट आंसर अगर हम माने कि आभासी बैंकिंग को, तो हमेशा हम पढ़ते हैं और हम पाते हैं कि बस वो इंटरनेट बैंकिंग को वर्चुअल बैंकिंग सेटिस्फाई करता है, मतलब इसी को कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग, राइट आंसर होगा। चलिए एनपीए क्या होता है, एनपीए जो होता है डायरेक्ट में बता दे रहा हूं, इसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका राइट आंसर सीधे हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। ठीक है, याद रखिएगा। फुल फॉर्म तो बहुत पूछेगा स्टूडेंट्स, तो फुल फॉर्म्स को देख के जाइएगा। यूपीआई का देख लीजिएगा, एमआईसीआर देख लीजिएगा, आईएफएससी का देख लीजिएगा, इस तरह से जितने आपके इस तरह के आ रहे हैं ये सब चीज़ देख के जाएगा। आरटीजीएस क्या है, डीडी क्या है, ये सब चीज़ें देख के जाइएगा थोड़ा सा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है एनपीए क्या है, तो मैं बता दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन बैंक। अब फॉरेन बैंक क्या है, इसमें से कौन सा फॉरेन बैंक है, आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, सेंचुरियन बैंक, सिटी बैंक, एक्सिस बैंक, सभी आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर। चलिए जो सिटी बैंक है वो एक फॉरेनर बैंक है, इसका राइट आंसर होगा सिटी बैंक। आप ये सेंचुरियन नाम से मत चल जाएगा कि भैया विदेशी बैंक है, एक्सिस बैंक और सभी, तो कह रहा है कि सभी नहीं है, सिटी बैंक ही बस वो है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य वित्तीय निगम के लिए एक उदाहरण है। तो राज्य वित्तीय निगम के लिए यानी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज एग्जांपल फॉर इंडस्ट्रियल बैंक, फॉरेन बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक ऑल। तो इसके लिए आपको आपको स्टूडेंट्स बता देना चाहता हूँ, सीधे बताना चाहता हूँ कि ये औद्योगिक बैंक के लिए एक उदाहरण है। यानी ये जो राज्य वित्तीय निगम जो है कॉर्पोरेशन, ये किसका एग्जाम्पल है, एक औद्योगिक बैंक का यानी इंडस्ट्रियल बैंक का ही एग्जाम्पल है, यानी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एसएफसी
जो है वो इंडस्ट्रियल बैंक का एग्जांपल। चलिए अगला करा CTS रेफर्स टू। CTS किसको दिखाता है? तो अगर बात करें CTS जो है तो CTS का फुल फॉर्म होता है, आपको स्टूडेंट बता दूं, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। राइट आंसर इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ओके चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इट बेस्ड ऑन द वॉइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी अवेलेबल विद द बैंक कंप्यूटर्स, यानी बैंकों के पास उपलब्ध वॉइस प्रोसेसिंग सुविधा पर, यानी अब देखिए सीधे यहाँ से तो सीधे क्लियर हो रहा है कि वॉइस सुविधा पे आधारित क्या सेवा क्या कहलाती है? इंटरनेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सभी। अरे नहीं भैया, वॉइस प्रोसेसिंग सुविधा पे जो कहलाती है वो टेली बैंकिंग ही होती है। वो क्या कहलाती है? टेली बैंकिंग कहलाती है। चलिए कह रहा फुल फॉर्म ऑफ ATM। अब देखिए ये प्रश्न क्या लग रहा है स्टूडेंट्स आपको, एनी टाइम मनी या ऑल टाइम मनी? आप तो सब लोग, आधे तो लोग तो ऑल टाइम मनी ATM समझते हैं, यही है, लेकिन इसका फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द राइट आंसर। बस यही लगाएंगे और कुछ नहीं लगा के आएंगे एग्जाम में अगर आता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। जो LIC की स्थापना कब हुई है? तो LIC की स्थापना 1956 में हुई है। ठीक है, राइट, 1956 इज द राइट आंसर। ठीक है, आप डेट वेट भी देख सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, व्हेन वाज द 14 कमर्शियल बैंक नेशनलाइज? तो 14 कमर्शियल बैंक जो है वो का नेशनलाइज कब हुए? तो इसका राइट आंसर है कि ये 19 जुलाई 1969 में, 19 जुलाई 1969 यानी 19 जुलाई 1969 में 14 नेशनल बैंक जो है ऑन 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1969 को 14 कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया गया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस समय जो है 12 नेशनलाइज बैंक है। ठीक है, चलिए अब आप मर्जिंग ऑफ बैंक देखे जाएगा, जैसे मर्जिंग ऑफ बैंक में इलाहाबाद का मर्जिंग इंडियन बैंक में हो गया है, यूनियन का आंध्रा का मर्जिंग यूनियन में हो गया है, और PNB का जो भी है, तो आप देखते जाएगा थोड़ा सा इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन की सीरीज को कवर कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कृपया इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।